पुलिस का फेलियर इतना ऐसे रोल की डिफंक्ट है ये, वो क्या इससे पहले भी डिफंक्ट थे हमेशा से? नहीं, उससे पहले उन्होंने काम किया है भाई, वो चल ही रहा था ठीक ठाक। ये एक प्लानिंग के जरिए उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को वहाँ जो है पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था अंदरूनी तरीके से। और हमारी जो एजेंसी थी वो बिल्कुल सोती रहीं। आप जैसे रिसर्चर को जाना चाहिए वहाँ, जिनको रुचि है उनको उस समय 88 मैं कह रहा हूँ 87 से आप लोगों को रिसर्च शुरू करनी चाहिए किस तरह वहाँ ग्रुप बने, क्योंकि हमने तो बाद में किया कि भाई यहाँ कैसे हम लोग इस तरह पकड़े गए, मतलब अनअवेयर पूरी तरह सुरक्षा बल। हमें मालूम पड़ा कि किस तरह वहाँ नीचे लेवल पर जाके पहले उन्होंने क्लब बनाए, स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा। स्पोर्ट्स क्लब में जैसे अलग अलग इलाकों से, जैसे एक श्रीनगर से लिया, एक अनंतनाग से लिया, एक सोपोर से लिया, एक बारामूला से लिया, ऐसे करके 20-20 लोगों के ग्रुप बनाए, उनको अलग अलग कोड नेम दिए। और फिर ये आतंकवादी गतिविधि शुरू हुई। तो क्या वहाँ की स्थानीय पुलिस या जो आसूचना संस्थाएं थी उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। कोई आपको इस बारे में कुछ कहीं दूर दूर तक नहीं, कोई हेड्स अप नहीं था? कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो सर आप ये बोल रहे हैं ना कि उसमें पहले से एक मेंटली एक ब्रेन वॉश करने का वो चल रहा काम था चल रहा था। और वो इस लेवल पे चल रहा है कि हर तरह से उसमें हर जगह से लोग शामिल किए गए हैं। हर जगह से तो उन्होंने एक रणनीति के तहत किए, बिल्कुल। क्योंकि अगर एक जगह से करेंगे तो एक आदमी दूसरे आदमी को जानता है, अगर वो मालूम पड़ जाएगा तो पकड़ा जाएगा और पूरा सारा ग्रुप टूट जाएगा। लेकिन इस तरह मान लो एक पकड़ा भी गया तो उसको उसका केवल कोड नेम मालूम है, दूसरा नाम नहीं मालूम। तो ये इसलिए तो एक प्लान स्ट्रैटेजी से वो आपके अंदर घर में आके इस तरह से धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। और क्योंकि कश्मीर पुलिस उसमें कश्मीरी ऑफिसर्स ही होंगे मोस्टली। हाँ, अधिकतर वही थे। और वो भी इसका मतलब वो भी उसी का पार्ट है, अगर वो चुप हैं। बिल्कुल चुप वो किस वजह से थे, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ कि मैं केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि बल होने के बावजूद हमें कुछ नहीं मालूम था। और क्योंकि हमें तो वहाँ केवल एक्शन करना था, उनके परिवार भी वहाँ थे, उनकी सारी चीज़ें थीं। फिर एक धार्मिक उसका भी एक एजेंडा था कि वो भी शायद हो सकता है कि उनको प्रभावित कर रहा हो। लेकिन हाँ, ये है कि उस समय तक जो अपनी कश्मीर पुलिस है वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट थी। सब कुछ जानते हुए उनके सामने हो रहा था, क्या करेंगे। हाँ, कारण कुछ भी हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो डिफंक्ट थी। उसके बाद सर बिल्कुल 1990 में जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, वहाँ पे इतना भयंकर एक मैसेकर टाइप बोल सकते हैं उसको, वो होता गया और पूरी पुलिस, सारा स्टेट एजेंसी सब देख रहे हैं। ये आप तो वहीं थे, तो आपकी नज़रों में ये कैसे आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे शुरू हुआ और क्यों कोई नहीं रोक पाया? वो रोकेगा कहाँ जब कोई इस तरह का आपको प्लानिंग हो। जैसे चींटी भी होती है। अब आपको सर्दी पड़ रही है, सर्दी है इस समय, तो वो अपना खाना इकट्ठा कर लेती है पहले, ठीक है। बारिश होने वाली होती है तो लोग बाग अपना घोंसला बना लेती हैं, चिड़िया सब कुछ है। पहले से पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं ताकि उसकी तैयारी की जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ इतने बड़े वो इंसर्जेंसी शुरू होने वाली थी, सारी चीज़ें होने वाली थी, इनको पता नहीं था किसी को। कम से कम फोर्स ही ले जाकर रख लेते वहाँ, वो भी नहीं था। वो भी नहीं था, वो नहीं था। मतलब इस पर तो जब भी इसके बारे में अनुसंधान होगा, लिखा जाएगा, तो मतलब लोग बाग कहेंगे कि किस तरह की सरकार थी उस समय भारत में। बिल्कुल समझ के परे है कि वो ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, या तो वो भी उसमें शामिल है। अब ये इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो अपने नैतिक दायित्व को, अपने संवैधानिक दायित्व को
बिल्कुल भूल चुके थे, निभा नहीं रहे थे, मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कहीं कोई मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था क्या है क्या नहीं है। आप जा रहे हैं ड्यूटी, कहीं से फायर आ गया तो आप केवल एक्शन कर रहे हैं, कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं है कि भाई जाके मिलिटेंट्स को पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, ये कुछ नहीं था। तो आप लोगों का उसमें कोई रोल था सर, जब हो रहा था ये एक्सोडस, वो लोगों को भाग रहे हैं अपना घर छोड़ के, उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि संवैधानिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। सीआरपीएफ सुओ मोटो जाके कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, आपके सामने कोई अगर अपराध हो रहा है तो आप रोकेंगे, आपके सामने किसी को मारा जा रहा है तो आप रोकेंगे, लेकिन सीआरपीएफ को कहाँ डिप्लॉय करना है? अच्छा। ये काम स्टेट पुलिस का है। सीआरपीएफ से क्या काम लिया जाना है, ये काम स्टेट पुलिस का है। या तो जब वहाँ राज्य सरकार हटा दी जाती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, उनके डायरेक्शंस पे काम होते हैं। फिर उसमें जो सीआरपीएफ को, फिर भी जो मशीनरी वही रहती है, कानून वही रहते हैं, तो ये मुख्यतः काम उनका था। अगर ये काम सौंपा जाता सीआरपी को कि आप यहाँ से भाई इनको नहीं जाने देंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए जो रोज़ वहाँ से मस्जिदों से उनको डराया जाता था, उनके घरों के ऊपर पर्चे लगा दिए जाते थे, वो उस सबको पहले रोक दिया जाना चाहिए था, उनको बलपूर्वक उसको रोका जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, एक ढुलमुलपन का था। एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे समर्पण कर चुकी हैं। अच्छा सर, आप लोग का एक्शन कब आया फिर? अब एक्शन तो ये जो है ना, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, मतलब जब पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चला गया, जब गया, जब उजड़ ही गया, सब उजड़ गया, खत्म ही हो गया, जब कुछ नहीं कर रहे, तब हमसे कहा गया कि भाई आप एक्शन लो, शुरू करो। जब सब खत्म होने के बाद आपको एक्शन दिया गया? एक्शन दिया गया कि भाई आप एक्शन लो। फिर भी मतलब वो ऐसा था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा सोच ये था उस समय भी कि भाई ये नियम कानून और सारी चीज़ें मानवता और राष्ट्र को बचाने के लिए हैं। तो हमने फिर मानवता और राष्ट्र को बचाने के लिए काम किया, उसको हमने फिर किसी चीज़ को वहाँ अपने आड़े नहीं आने दिया।